फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा में आपके ऑनलाइन क्लासरूम में स्वागत है। मैं राजनीति विज्ञान का अध्यापक राकेश शर्मा। मैं आपको कल जो है पॉलिटिकल साइंस के बारे में आपको पढ़ाया और उससे पहले जो पढ़ाया और 3-4 दिन जो मैंने आपको पढ़ाया है वो है भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा की। आज मैं आपके भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताऊँगा कि भारत की प्रस्तावना क्या है। हर देश की प्रस्तावना जो है सबसे पहले संविधान से पहले प्रस्तावना दी जाती है, ताकि उस प्रस्तावना से ही मालूम चल जाता है कि उस देश के संविधान में किस प्रकार की विशेषता है, किस प्रकार जो है नागरिकों के बारे में सोचा है, क्या क्या विशेषता उसमें रखी गई है। इसलिए सार जो है, प्रस्तावना का दूसरा नाम है सार। देश के संविधान का जो है प्रस्तावना में एकदम पहले सार दिया जाता है। इससे मालूम चलता है कि भारत का संविधान या देश का संविधान, किस देश का संविधान कैसा है। इसके बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊँगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार की है। प्रत्येक देश में प्रारंभ में प्रस्तावना दी होती है और जिसके बाद संविधान के मूल उद्देश्य और लक्ष्य को समूह के रूप में उसमें दिखाया गया है कि लक्ष्य किस प्रकार का है, समूह किस प्रकार का है। इसका मुख्य प्रयोजन ये होता है कि भारत के संविधान हो या किसी देश का संविधान, उसमें उद्देश्य जो है, किन उद्देश्य को रखा गया है, उसका निर्माण किस प्रकार किया गया है, निर्माताओं ने उसके विचार उस संविधान में किस प्रकार के रखे हैं। इस सभी को माने मूल उद्देश्य और सभी भावनाओं को जो है इसमें ध्यान में रख कर के संविधान में रखा गया है और प्रस्तावना बनाई गई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है इस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रस्तावना किस प्रकार की है। भारत की प्रस्तावना बहुत अच्छी है, उसमें सभी को ध्यान में रख करके प्रस्तावना बनाएगी। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति का सम्मान, व्यक्ति की आर्थिक सामाजिक अभिव्यक्ति जो भी है सभी को इसमें समाहित करके रखा गया है। प्रस्तावना जो है हम बता रहे हैं कि इस प्रकार की प्रस्तावना जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। हम भारत के लोग हैं। भारत की प्रस्तावना में क्या क्या शामिल किया गया है। हम भारत के लोग हैं और भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य या समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए एवं उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एडट द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये भारत की जो प्रस्तावना है बहुत ही अच्छी प्रस्तावना इसमें शामिल की गई है। भारत की पूरा संविधान का सार इस प्रस्तावना में दिया गया है। इसलिए कहते हैं कि प्रस्तावना भारत की आत्मा भी कही जाती है और भारत के संविधान की आत्मा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब मैं आपको जो है भारत की संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताऊंगा कि भारत की प्रस्तावना में किस किस शब्दों को जोड़ा गया है, किस किस को समाहित किया गया है, ताकि हमारे संविधान की विशेषता बहुत ही अच्छी रखी गई है। इसमें भारत के प्रस्तावना के प्रमुख तत्व जो है किस किस तत्वों को शामिल किया गया है, मैं उनके एक एक शब्द के बारे में इसमें बताऊंगा। सबसे पहले हम भारत के लोग प्रस्तावना में शामिल किया गया कि हम भारत के लोग हैं और भारत के लोगों को इसलिए दिया गया है कि भारत के संविधान में अंतिम शक्ति जो है जनता को दी गई है। तो सबसे पहले की बात की प्रस्तावना में शब्द को जो 3 बातों को इसमें रखा गया है। पहली बात यह है कि संविधान द्वारा अंतिम सत्ता जनता में निहित है। दूसरा रखा गया कि संविधान के निर्माता जनता के प्रतिनिधि के रूप में रखा गया है कि संविधान के निर्माता जो है जनता के प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है। और तीसरी बात है कि भारतीय संविधान में भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम
जो भारत का जो संविधान बनाया गया है वो भारतीय जनता की इच्छा को इसमें शामिल किया गया है, इच्छा का ही परिणाम है, इच्छा को ही इसमें समाहित किया गया है। तो भारत की प्रस्तावना में मानी प्रस्तावना के प्रमुख तत्वों में सबसे पहले है हम भारत के लोग। इसमें 3 बातों को समाहित किया गया है कि भारतीय संविधान द्वारा अंतिम सत्ता जनता के हाथ में रखेगी। दूसरा इसमें रखा गया है कि संविधान के निर्माता जनता के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा गया है। और तीसरा इसमें है कि भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का ही परिणाम है कि भारतीय जनता ने इस संविधान को अपनाया गया है। इसलिए पहला जो पॉइंट है कि हम भारत के लोग मान सब कुछ से जनता के हाथों में रखा गया है। दूसरी जो इसमें पॉइंट जोड़ा गया है, दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ जोड़ा गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ये भारत की प्रस्तावना में इन शब्दों को जोड़ा गया है। ये शब्द भारत की प्रस्तावना के आधार स्तंभ माने जाते हैं। जो मैंने आपको शब्द बताया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भारत की संविधान की प्रस्तावना के मूल आधारभूत स्तंभ है। इससे इसका जो अभिप्राय इस प्रकार है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहला पॉइंट, इसका तात्पर्य है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण स्वतंत्र है। इसमें कहा गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व है कि भारत अपने आप में, चाहे वो बाहरी हो चाहे आंतरिक मामले हो, वो निर्णय लेने में अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है। भारत का नागरिक किसी भी देश के साथ संबंध बना सकता है या संबंध तोड़ सकता है, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए भारत का सबसे अच्छा पॉइंट रखा गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, कि वो जनता के ऊपर छोड़ा गया है कि जनता कैसे भी चाहे अपना विकास कर सकती है, कैसे भी चाहे एक देश से दूसरे देश से अपना संपर्क बना सकती है, कैसे भी चाहे तो संपर्क तोड़ भी सकती है। इस जनता को ही सर्व निर्णय रखने की इच्छा दी गई है कि जनता जब चाहे जैसा भी करे सकती है। दूसरा पंथवादी शब्द, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि हमारा जो भारत का जो संविधान बनाया गया था तो 3 शब्दों को छोड़ दिया गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। इसलिए समाजवादी शब्द का मतलब होता है कि आर्थिक विकास, जनता का आर्थिक विकास समान होना चाहिए सभी की जो है, जो इसलिए समाजवादी जो है संविधान निर्माता चाहते, ये जो नहीं चाहते थे कि संविधान की विचारधारा में कोई वाद विवाद ना हो या किसी आर्थिक विकास सीमित हो। इसलिए मूल प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया, किंतु सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर आदि की समानता दिलाने के लिए इस शब्द को भारत के संविधान में जोड़ा गया या वर्णित किया गया कि सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा हो, समान न्याय हो, समान आर्थिक न्याय हो, समान अवसर हो। इसलिए इस शब्द को इसमें जोड़ा गया ताकि सभी को समानता का अधिकार मिल सके, समान रूप से उसका विकास हो सके। इसके बाद संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 1976 में 42 संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया या संविधान में रखा गया। इसके बाद तीसरा शब्द जो आता है वो आता है पंथ निरपेक्ष, कि भारतीय संविधान में किसी भी एक धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित नहीं करेगा। कि भारत में ये कहा गया है कि भारत में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, इसलिए भारत किसी एक धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित नहीं करेगा। सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाए, बल्कि सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया है। इसलिए राज्य धार्मिक मामलों में पूर्ण से तटस्थ रहता है। इस शब्द को भी 42 संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया। इसके बाद चौथा जो पॉइंट आता है लोकतंत्र। इसका अभिप्राय यह है कि भारत में राज्य सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा किया जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि लोकतंत्र लोगों का शासन, लोक प्लस तंत्र, लोकतंत्र यानी शासन, लोगों का शासन जो है वो जनता द्वारा ही प्रयोग किया जाएगा। सत्ता का प्रयोग जो है वो जनता के द्वारा किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे लोकतंत्र को जोड़ा गया है या लोकतांत्रिक को जोड़ा गया है कि लोगों का शासन होना चाहिए, कि लोगों को शासन जो है जनता द्वारा ही किया जाना
चाहिए। इसलिए भारत में जनता को सर्व ज़्यादा अधिकार दिया गया है और जनता ही सब कुछ कर सकती है, जनता ही शासन चला सकती है, जनता ही शासन की नियुक्त कर सकती है, जनता ही जो संविधान में परिवर्तन कर सकती है। ये सारा अधिकार जो है जनता को दिया गया है। तो सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा किया जाता है। तो भारतीय जनता इसका प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से करती है, अर्थात जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन को संचालित करते हैं। जो जनता द्वारा जो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो ही शासन को चलाते हैं और वो ही जनता के इच्छाओं का जो है जो जनता चाहती है वैसा ही शासन को चलाते हैं। अगर वो जनता की इच्छा के अनुसार अगर शासन नहीं करते हैं, जनता की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखते हैं, जनता के खिलाफ जाते हैं, जो जनता उस निर्वाचित प्रतिनिधित्व को वापस भी बुला सकती है या उसे हटा सकती है। इसलिए भारत के संविधान में जनता को सबसे ज़्यादा अधिकार दिया गया है कि जनता ही भारतीय संविधान को बना सकती है, चला सकती है या शासन संचालन करने के अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है या निर्वाचित प्रतिनिधि को भेज सकती है। इसलिए सबसे ज़्यादा अधिकार जनता को ही दिया गया है। इसके बाद जो पांचवा जो है वो है गणराज्य। कि भारत का पहले क्या हुआ करता था कि भारत हो या किसी देश में राजा का शासन हुआ करता था, इसलिए राजा सर्वोपरि हुआ करता था और राजा वंशानुगत रूप से चलता था। इसलिए भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है या भारत को जो राष्ट्रपति बनाया जाता है वह वंशानुगत के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वंशानुगत जो है सिस्टम है वो समाप्त कर दिया गया है। आधार पर मनोनीत न होकर के वो कह रहे हैं कि वंशानुगत आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन या प्रेसिडेंट का निर्वाचन नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा होना चाहिए और जनता राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से करेगी। इसलिए जनता को राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है निर्वाचन करने का अधिकार जनता को दिया गया है। हर तरीके से हर किसी भी व्यक्ति का अगर निर्वाचन करेगी तो जनता या तो प्रत्यक्ष रूप से करेगी या अप्रत्यक्ष रूप से करेगी। इसलिए गणराज्य इसलिए कहा है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन वंशानुगत ना होकर के, आज कई देशों में भी वंशानुगत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो वंशानुगत के आधार पर ना होकर के जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसलिए इस कारण ही भारत को गणराज्य कहते हैं, क्योंकि भारत का जो गणराज्य इसलिए कहा गया है कि जनता द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। इसलिए प्रिंसिप जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि भारत का जो प्रथम नागरिक है, तो भारत का सबसे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है जनता द्वारा ही किया जाता है। इसलिए भारत को जो है गणराज्य घोषित किया गया है। इसलिए मैंने आपको जो बात की प्रस्तावना में जो बताया गया है, बात की प्रस्तावना में जो शब्द सबसे पहले प्रस्तावना के प्रमुख तत्वों में हम भारत के लोग हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र आत्मिक गणराज्य घोषित किया गया है। और सभी के बारे में मैंने सबसे पहला जो इसमें बताया गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बाहरी मामले में आंतरिक मामले में निर्णय लेने में जो शक्ति है जनता के पास है, जब वो किसी के साथ संबंध बना सकती, किसी के पास संबंध नहीं बना सकती इसके किसी देश के साथ। और दूसरा समाजवादी है कि सभी को आर्थिक रूप से न्याय और सभी को प्रतिष्ठा समान जो अवसर है सभी को समान रूप से मिले, इसलिए समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। इसके बाद संविधान पंथ निश्चय कि भारत में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, इसलिए देश एक धर्म को विशेष महत्व नहीं दे सकता, राष्ट्र धर्म घोषित नहीं कर सकता, सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके बाद लोकतंत्र को कहा कि लोगों का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, इसलिए पूरी जो पावर जो है जनता को ही दिया गया। इसके बाद मैंने कहा कि गणराज्य का मतलब होता है भारत का राष्ट्रपति जो है वंशानुगत रूप से न होकर के जनता द्वारा निर्वाचित होना चाहिए और जनता राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से करती है। इसलिए आगे और भी पॉइंट है, प्रस्तावना के और भी पॉइंट आगे है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जो मैं आगे आने वाली क्लासों में आपको मैं बताऊंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक विज्ञान की प्रस्तावना में जो कुछ मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। पहले मैंने आपकी बात की संविधान की विशेषताएँ मैंने पूरी करवा दी गई है। अब आपके सामने जो है इसके बाद में प्रस्तावना की जो मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भारत की प्रस्तावना में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है और किस किस चीज़ों को शामिल करके भारत की अच्छा संविधान बनाया गया है। और भारत के संविधान का सार जो है
एकदम सार से समझ में आ जाता है कि भारत का कितना अच्छा कितना सुंदर संविधान बनाया गया है। बस मैं आज इतना ही पॉलिटिकल साइंस में प्रस्तावना में आपको पढ़ाऊँगा। आगे नेक्स्ट क्लास में आगे जो प्रस्तावना में और भी सब बच्चे हैं या किस कौन भी सार बचा है उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। जय हिंद।